हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री का, हर्षवर्धन के बारे में। और जो कि उससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारा थानेश्वर वंश है, इसमें हमारे हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है और हर्षवर्धन से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट बताते चलूँगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठना और हर एक पॉइंट को नोट करते चलना। ठीक है। हर्षवर्धन से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो पुराने पेपर में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्टिंग से। ठीक है। सबसे पहली बात, जो पुष्यभूति वंश है, इसका संस्थापक पुष्यभूति था, जिसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का चौथा शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था। दोस्तों, कौन था? प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, प्रभाकर वर्धन ने। और दोस्तों, प्रभाकर वर्धन था जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे उसकी 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। दोस्तों, जो राजश्री है, इसका विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। जो कन्नौज का एक मोखरी वंश था, उसके शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब राज्यवर्धन शासक बना थानेश्वर का, उस समय बंगाल का शासक था शशांक। शशांक था जिसने कि मोखरी वंश के ग्रहवर्मा पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा को पराजित किया देवगुप्त के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों। किसके साथ मिलकर? देवगुप्त के साथ मिलकर ग्रहवर्मा को पराजित किया। और उसी को पता चलते हुए, जैसे उसको पता चला राज्यवर्धन को कि मेरी बहन के पति के साथ ऐसा ऐसा कर दिया, तो राज्यवर्धन उसी के बाद अपनी बहन का बदला लेने के लिए गया, जिसमें कि उसने देवगुप्त को तो दोस्तों पराजित कर दिया था, परंतु वो शशांक से पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी समझ आ गई ना आपको? 3 लोग थे, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राजश्री की जो शादी होती है वो ग्रहवर्मा से होती है, जो कि मोखरी वंश का शासक था। उसके बाद शशांक और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा पर आक्रमण करके राजश्री को अपने बस हरण में कर लिया, मतलब उसे कैद कर लिया। तो उसी के पश्चात राज्यवर्धन को जब पता चला कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो वो उसी के बाद अपनी बहन को छुड़ाने के लिए गया, जिसमें कि उसने देवगुप्त को तो हत्या कर दी, परंतु शशांक के हाथों मारा गया। ठीक है। अब चलते हैं हम हर्षवर्धन काल पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिया, पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, जिसने शीलादित्य की उपाधि धारण करी। दोस्तों, अभी हाल ही के पेपर में, किसी स्टेट के पेपर में पूछा गया था कि शीलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था। एक शीलादित्य, एक शकरादित्य। दोस्तों, शकरादित्य है वो कुमारगुप्त के नाम से, कुमारगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, उसे जाना जाता है शकरादित्य को। और जो शीलादित्य है, और दोनों ऑप्शन में थे, सबसे पहला ऑप्शन कुमारगुप्त ही था। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। जो शकरादित्य है वो आपका कुमारगुप्त है, और जो शीलादित्य है वो हमारा हर्षवर्धन है। और दोस्तों, ये उपाधि इसको उसने दी थी ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, जो कि 629 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री, वो किसके शासनकाल में भारत आया, वो उसका आंसर होगा आपका हर्षवर्धन। ठीक है। इसकी अन्य उपाधियाँ थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम और परमेश्वर की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हर्ष ने शशांक को पराजित किया। जब उसने राज्यवर्धन को मार दिया ना, तो हर्ष उस टाइम 16 साल का था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसने शशांक को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हर्ष कैसे मारा गया? दोस्तों, एक पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है। उसके साथ उसकी नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। और ये इसकी जानकारी हमें अहल अभिलेख से मिलती है। ठीक है दोस्तों। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई, और इसकी जानकारी हमें अहल अभिलेख से मिलती है। और ये आपको चालुक्य वंश का था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला है, ये भी अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना, शायद उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया था। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में जाता था, वहाँ पे एक समारोह आयोजित करता था, जिसे मोक्ष परिषद कहते थे। दोस्तों, अभी हाल ही में बताया था कि हर प्रति 5वें वर्ष कौन सा शासक प्रयागराज में एक समारोह आयोजित करता था। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, उत्तराखंड के शायद। वो था, उसका आंसर था हर्षवर्धन। ठीक है। और हर्षवर्धन को आखिरी का हिंदू सम्राट के नाम से जानता है। ठीक है दोस्तों। किसके नाम से? हिंदू सम्राट के नाम से। ये देखो, प्रयागराज में छठे धर्म सभा में ह्वेनसांग ने भाग लिया, जो कि हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, आपसे ऐसा ही पूछ सकता है, ये जो कुंभ मेले की शुरुआत है वो किसके शासनकाल में मानी जाती है? वो था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन ने अब कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक भी लिखे हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं इसी के
इसी के उसमें है, मतलब इसके शासनकाल में इसका एक मतलब इसका एक वो था कवि जो कि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित, चंडी शतक और पूर्व पिटक और कदम्बरी रचना की पुस्तकों की रचना करी। दोस्तों अभी हाल ही के पेपर में पूछा भी था कि कदम्बरी किस 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 लेखक की है, तो उसका सही उत्तर था बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, किसकी थी? बाणभट्ट की। इसकी 4 पर पुस्तक है, आप नोट कर लेना। हाँ, अगला है हर्षवर्धन के दरबार में मयूर शर्मा नाम का एक विद्वान रहता था, जिसने मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना करी। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना की? मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना की। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस जो अभी हाल ही के पेपर में ये भी पूछा गया था कि बस खेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख किस शासक से संबंधित है, वो उसका आंसर होगा हर्षवर्धन से। ठीक है दोस्तों, ये था आपका हर्षवर्धन के बारे में। मेरे को लगता है कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम हर्षवर्धन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ह्वेनसोंग के बारे में, सॉरी। हर्षवर्धन के समय पे 629 ईस्वी में भारत में आया और 645 तक भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, कब आया था? ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत में आया और 645 ईस्वी तक भारत रहा। ठीक है, और जो ये आया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आया था, जो हर्ष ये था ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग ने अपनी एक पुस्तक थी, उसकी सीयू की नामक पुस्तक थी, उसमें उसका विभिन्न देशों का यात्रा वृत्तांत था। ठीक है दोस्तों, विभिन्न देश, वो अलग अलग देशों की यात्रा करता था, इसलिए उसने उसकी एक पुस्तक सीयू की और उसमें उसका यात्रा वृत्तांत था, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमें ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो लाता रहूँगा, जैसे हिस्ट्री के काफ़ी सारे वंश जो कि जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।